अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज के पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी इलेक्शंस के हवाले से। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन की डेट अनाउंस की गई थी, जिस पर मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो दस्तखत मौजूद हैं वो सदर पाकिस्तान के हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हैं और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के भी हैं। लेकिन बात ये कल सामने आई थी कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया था वज़ीर ख़ज़ाना इमदादुल्लाह बसाल साहब को और उनको तलब कर लिया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि फ़ंड्स जारी कर दिए जाएंगे। 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे इलेक्शन कराने के लिए, 10 अरब रुपए दिए जा चुके थे और आज की इस डेट के अंदर हमने देखा कि 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। टोटल 27 अरब 40 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। लगभग 15 जो है वो अरब रुपए अभी देने बाकी हैं। इसी के साथ साथ 17 दरखास्तें भी दायर कराई गई हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से कि इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए अमन व अमान की सूरत हाल को देखते हुए। अब जो बातें की जा रही थी कि इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, जिसके ऊपर बातें ये भी सामने आ रही थी कि मुख्तलिफ सियासी रहनुमा इस पर चमगोइयाँ कर रहे थे, कयासाराइयाँ हो रही थी कि अगर हो रहे हैं, अगर मगर की बात थी और फिर गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही थी इलेक्शन कैंपेन की। वो तमाम चीज़ें आज हमने देखा कि इलेक्शन से कबल ये तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट होती नज़र आई हैं। अब फहरिस्त जो कैंडिडेट्स जो कागजात नामजदगी है उसकी भी डेट अनाउंस होनी है, वो तमाम चीज़ें होनी है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो केसेस चलते नज़र आ रहे हैं ख़ासतौर पर PTI के चेयरमैन पर, उससे हमने ये देखा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, वो कलअदम करार दिए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि नया चेयरमैन नामजद हुआ। फिर बाबर साहब भी मैदान में उतरे, उन्होंने कहा बल्ले के निशान को बचाने के लिए निकले हैं और इस पर बड़ी जो है वो कयास आराइयाँ हो रही हैं कि होने क्या जा रहा है। इस दौरान हम ये भी देख रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो बयानात हैं उसमें तेज़ी आ चुकी है। मुख्तलिफ सियासी जो रहनुमा हैं दोनों सियासी जमातों के, उनकी जानिब से ये भी बयानबाजी की जा रही है। एक सियासी जमात है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो हमेशा इस ही नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड। उनको ये लगता है पीपल्स पार्टी को कि अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। दूसरी जानिब हम जब ये देखते हैं नून लीग को, तो नून लीग का मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है इस जुमले पर जो लेवल प्लेइंग फील्ड कही जा रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग जेब में लेकर घूम रही है, ये भी तासुर एक जा रहा है। तो उस पर नून लीग के एहसन इकबाल साहब हैं और दीगर जो सियासी रहनुमा है वो ये बातें करते नजर आ रहे हैं कि हम तो इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ अमल हैं, क्योंकि हम मुलाकातें कर रहे हैं, हम कैंपेन कर रहे हैं, हमारे सियासी जमात में लोग जो है वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, तो हम बेसिकली तौर पर कैंपेन का आगाज कर चुके हैं। इसी गुफ्तगू को आगे लेकर चलते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नवाबजादा इफ्तिखार साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं। अनवर खुर्शीद साहब वो भी हमें वीडियो लिंक से ज्वाइन कर चुके हैं और नून लीग की समीना मतलूब साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया। मैं नून लीग और जो हमारे एनालिस्ट हैं उनकी इजाज़त से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। नवाबजादा इफ्तिखार साहब, मैं सवाल यहाँ पर ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक ये समझ रही है, जब से डेट अनाउंस हुई है या फिर उससे पहले जो मियाँ साहब जो वापस आए हैं उसके बाद से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है, तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की जो टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही है, नून लीग इसको डिफेंड ऐसे कर रही है। नून लीग कह रही है कि हम तो असल कैंपेन कर रहे हैं, कैंपेन का मकसद ही यही है कि हम जाकर मुलाकातें कर रहे हैं, हम जाकर लोगों को मना रहे हैं और फिर वो लोग हम में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो क्या ये इस टर्म को लेवल प्लेइंग फील्ड समझा जाए तो पीपल्स पार्टी भी ये काम कर सकती है, क्यों नहीं कर रही? शुक्रिया जी। देखें, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है तो हमने तो बड़ा खुल के बात की है कि जिस तरह पिछले साल सिंध में और बलूचिस्तान और ख़ास तौर पर साउथ पंजाब में जो बारिशें हुई, जो फ्लड आए और जो लोग बेघर हुए, तकरीबन पौने 4 करोड़ के करीब लोग बेघर हुए जी। तो वहाँ पर उनके लिए कुछ फंड रेजिंग हुई, कोई 22 से फंड्स आए, कुछ मुल्क के अंदर किया गया। तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब की भी एफर्ट्स थी इसमें, चेयरमैन बिलावल साहब के साथ मिलके उन्होंने ये सारा किया और ये काम वहाँ पर शुरू हुए। वहाँ पे लोगों को, बेघर लोगों को घर बना के देने के, और जिस तरह आज बिजली महंगी होती जा रही है, सोलर लगाकर वो घर उन्हें बना के दिए जा रहे थे। तो ये इलेक्शन कमीशन ने वो सारा प्रोसेस रोक दिया। अभी सिर्फ 1-1.5 लाख घर ही लोगों में तकसीम हुए थे और बाकी पाइपलाइन में थे, तो रोक दिया। तो इस पर हमने कहा कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए कि केपी के अंदर, पंजाब के अंदर, बाकी जगहों पे काम हो रहे हैं जो डेवलपमेंट्स के थे, जो मुंतखब हुकूमत
पिछली असेंबली जिसे पास करके गई थी, जो मुंतखब हुकूमत जो थी उसके अप्रूव जो प्रोग्राम है उन्हें कंप्लीट होना चाहिए। तो इस पर हमने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी और उसे फिर गलत सेंस में लिया हमारे कोलीग्स ने, और उन्होंने बजाय इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देता, तो वो हमारे साबका कोलीग्स जो थे उन्होंने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देना शुरू किया, जो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं था। ठीक है। अच्छा नवाज इफ्तिखार साहब, आपने ठीक है इस टर्मिनोलॉजी को उसकी वजाहत कर दी, एलेबोरेशन कर दी। मैं ज़रा इस पर एक और जुज़वी सवाल करके फिर मैं दूसरे मौजूद मेहमानों की तरफ भी बढ़ूंगा, उनसे भी जो है वो इनिशियल रिमार्क्स लूँगा। सवाल ये है कि ये टर्मिनोलॉजी की हद तक ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड, इसकी आप जैसे भी वजाहत करें आपका जमहूरी हक़ है, लेकिन जो आपके चेयरमैन हैं उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, बिल्ली शेर और फिर वो बाबे घर पे रहें और फिर इनको घर बैठ जाना चाहिए, तो क्या ये वाज़े पैगाम नहीं है कि अब आप बैठ जाएं, हमें खेलने का मौका दिया जाए? देखिए, अगर आप असेंबली की चेयरमैन बिलावल साहब की स्पीचेस निकलवा लें जी, और उसमें आप देखें कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने ये बात की कि जनाब जो पिछले 30-40 साल की जो पॉलिटिक्स है, उन्होंने बाकायदा अपील की जरदारी साहब को भी और मियां नवाज शरीफ साहब को भी कि उस पॉलिटिक्स से अब हमें किनारा कशी करनी चाहिए, और आने वाले वक्त में हमें, उन्होंने अपना नाम लिया और मरियम साहबा का नाम लिया कि उनके लिए एक बेहतर आप वो छोड़ के जाएं पॉलिटिक्स, और वो जो खींचातानी वाली पॉलिटिक्स थी, लेग पुलिंग वाली, उससे इज्तनाब किया जाए। तो उस वक्त तो तमाम ने वहां पर बैठे हुए इस बात पर डेस्क बजाए। आज हमें नहीं समझ आती कि आज उसी बात पर इतराजात क्यों किए जा रहे हैं। और जहां तक बात है कि जब आप जलसों में जाते हैं, अच्छा ये दो अलग अलग बातें, ये दो अलग अलग बातें। उस वक्त कहा था कि कोई ऐसी एग्जांपल सेट करके ना जाए कि मेरे और मरियम के लिए मुश्किल हो जाए। अभी ये कह रहे हैं कि बाबे जो हैं वो घर पे बैठ जाएं और मदरसे में बैठ जाएं, तो फिर जरदारी साहब भी तो कौमी असम्बली का हिस्सा रहे हैं ना अभी माजी के अंदर, उनको भी कह रहे हैं कि आप भी घर पे क्या पॉलिटिक्स छोड़कर बैठ जाए, मैं संभालूंगा तमाम चीजें। ऐसा तो नहीं है? देखें, उन्होंने बड़ी खुल के बात की जलसे में, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ बात की। जो 70 साल से इस मुल्क के अंदर हो रहा है, उन्होंने कहा कि इस पॉलिटिक्स को हमें खैरबाद कहना होगा। ठीक है। और अगर कोई ये समझता है कि इस वो पॉलिटिक्स जो आज 70 साल से चल रही थी, तो उन्होंने मिसाल दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। उन्होंने कहा कि अगर जरदारी साहब इस सियासत अपना प्रेसिडेंसी में आकर 18वीं तरमीम ला सकते हैं, अपने साथ होने वाली ज्यादतियों को एक तरफ रखते हुए तमाम को साथ लेकर चल सकते हैं, और जो प्रेसिडेंट के इख्तियारात थे वो पार्लियामेंट को मुंतकिल कर सकते हैं। तो उनका इशारा इस तरफ था कि इस पॉलिटिक्स को नई सोच के साथ हमें आगे लेकर आना है। तो इस पर तो वो बड़ी तफसील के साथ बात कर चुके हैं, वहीं क्वेटा में ही नेक्स्ट डे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। समीना साहिबा, आप भी ज्वाइन कर चुकी हैं, खैरियत सी हैं आप लोगों के बारे में तो ये बात मशहूर हो गई है, साड़ी गल हो गई है ना। वो क्या बात किससे हुई है, क्या हुई है? वजीर आजम की कुर्सी फिर पक्की हो गई है नून लीग की क्या? जी, अब आपके सामने ही है हमारी कोशिशें और हमारा जो काम है। और हमें तो वोट उसी का ही लेना है, हमें किसी की फेवर का वोट नहीं लेना। हमें तो फेवर अवाम की चाहिए, जिनकी खिदमत में हमने कई साल लगाए। मियां नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने किस तरीके से पंजाब की खिदमत की, मियां नवाज शरीफ ने पूरे मुल्क में एक तब्दीली लेके आए, बहुत बेहतरीन मनसूबा साजी के तहत। बिजली बिल्कुल खत्म थी और बिजली के कारखाने लगाए गए, और जो कुछ भी हो सकता था उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन देखिए, अवाम में जब हम जाते हैं तो हम किस चीज का वोट मांगते हैं? हम अवाम की खिदमत का वोट मांगते हैं ना। हम अवाम की के साथ जो हमने मुल्क के लिए जो कारकर्दगी दी उसके वोट मांगते हैं ना। बाकी हमारे पास कोई और जवाब रह नहीं जाता कि हम कहें कि ये हो और ये हो। बाकी बिलावल भुट्टो ने जो बात कही वो एक यंग ब्लड है। अगर उन्होंने एक बात कही वो उन्होंने अपने मुताबिक वो सही कही होगी। अच्छा, सही की ये बात।
लेकिन हाँ, नौजवान अपना यूथ हुकूमत की बातें, चलें लेकिन फिर तो समझती हूँ कि इसमें जी 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 इसमें मुझे भी राय देनी चाहिए। जी 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 देखिए जी, बिल्कुल ही अगर हम अपने तजर्बाकार सीनियर मोस्ट सियासतदानों को एकदम से आउटलाइन कर देंगे तो फिर हम लोगों को गाइडलाइन देने वाला कौन होगा? हमें साथ साथ ही लेके चलना है। लेकिन समीना साहब, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा जो आप कह रही हैं कि सही कहा। माशाल्लाह इफ्तिखार साहब भी एक अच्छी उम्र है, आपकी भी अच्छी उम्र है, अनवर साहब की भी अच्छी उम्र है, मुझसे तो तीनों बड़े ही हैं, मेरे सीनियर हैं, फिर तो आप लोगों को भी सियासत छोड़ देनी चाहिए। यासर, मेरी बात सोचने दे। मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने सही कहा, मैंने कहा उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक सही कहा होगा, अपनी सोच के मुताबिक उन्होंने सही कहा होगा, लेकिन वो मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरी ओपिनियन के मुताबिक, अगर वो यंग यूथ जो है, जो हमारे ओल्ड पॉलिटिशियंस हैं, जो इतना एक्सपीरियंस लिए बैठे हैं और उनके ब्रेन का फायदा उठाते हुए एक पूरी फोर्स के साथ, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं खुद बजाते बिलाल खान ये बात समझता हूं कि जो ये जुमला है, ये अगर इसको जरा से दूसरे पराये में देखा जाए तो फिर ये तो आप लोगों पर भी बात बड़ी ग्रां गुजरनी चाहिए ना। नहीं, मेरी एक बात सुने ना। जी जी जी। मैं नहीं समझती कि हम अपना जो तजर्बा है, तजर्बाकार लोगों को एकदम से हटा दें और ना तजर्बा बिल्कुल फ्रंट पे आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा पाकिस्तान इसी तरह के तजर्बात से बड़े तजर्बे किए गए इस मुल्क पर हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब बिलावल साहब को उस वक्त पे ज़हन में होना चाहिए था कि जब पहले इनकी पीपल पार्टी की हुकूमत थी या पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा थे, उस वक्त अपने यंग प्रोग्राम लेके आते और उन पे इम्प्लीमेंटेशन होती तो हमें पता होता कि ये यंग जनरेशन कुछ करना चाहती है। मतलब आपको नहीं लगता ये यंग जनरेशन कुछ कर सकती है? आपको नहीं लगता ये यंग जनरेशन कुछ कर सकती है? तो फिर वो दिखाते ना। चले ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं आपसे भी कुछ सवाल आते हैं, आज बड़े सवाल हैं मेरे पास, आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आप दोनों जो सियासी रहनुमा मेरे पास बैठे हैं, जरा तैयारी कर लें उन सवालों की। अनवर खुर्शी साहब, सवाल बड़ा वैलिड है, ठीक है, तस्करा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब फजा ऐसी बन चुकी है, फजा मुअत्तर थी, अब क्या हो गया है, वो 10 अरब रुपए पहले जारी किए गए, आज 17 अरब रुपए 40 करोड़ रुपए जारी किए गए, तकरीबन 27 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए, अभी भी 15 अरब रुपए कम है। क्या ये फजा जो कायम हो चुकी है, हल्का बंदियों के ऊपर एतराजात हैं, 17 पिटीशन दायर की जा चुकी हैं इलेक्शन मुलतवी कराने की, ये कौन लोग हैं जो इलेक्शन नहीं कराना चाहते? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, दोनों मौजूद जो मेहमान हैं उनको भी मेरी तरफ से सलाम। असल में ये इलेक्शन कमीशन जो है उसने, क्योंकि एक हुक्म है जो आया है कि इलेक्शन करवाने हैं, जिसमें सदर पाकिस्तान के भी है, निगरान वज़ीर आज़म की तरफ से भी सारा कुछ, तो वो अपने एक जो उनके चार्टर्ड है ड्यूटी है उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो अपना सही काम कर रहे हैं कि उन्होंने इलेक्शन की एक डेट अनाउंस कर दी है, 8 फरवरी, 2 माह रह गए उस 8 फरवरी में, और उन्होंने अपना काम करना है। जाहिर है कि अगर इलेक्शन होगा तो उसमें काफी खर्चा है, जो कि 42 बिलियन रुपीज का खर्चा बताया जा रहा है, जिसमें 25-27 अरब उनको मिल चुका है, 15 मजीद मिलना है, वो भी मिल जाएगा। पैसा कहीं जाता नहीं है, ये नहीं कि उनको पैसा मिल गया और पैसा खत्म हो गया और वो बयाना जब्त कर लेंगे, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर दिखाना भी तो है ना कि प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। मगर ऑन द अदर हैंड जो अपरेंटली नजर आ रहा है, एक तो फरवरी के महीने में बड़ी ठंड भी होती है, खास तौर पे मैं तो कराची में बैठा हूँ, कराची वाले तो इस चीज को समझते नहीं है, ठंड कहते हैं किसको है, खास सुबह असरात जो है केपी है और पंजाब के बहुत से इलाके, ऊपर से धुंध, और वो जो सियालकोट मैं तो सोच रहा था कि 8 फरवरी को कोई एक सियासी जमात कहेगी हुण ठंड पै गई थी। नहीं, मेरा मतलब है कि ये सियासी जमात, एक तो मैं जो उस वक्त के हालात हो गए फरवरी 8 फरवरी का जो मौसम के और इस चीज के हालात हो गए वो वाले, दूसरा सियासी जमातों का मैं पहले भी बता चुका कि सियासी जमातें ये अपने पांव पे नहीं खड़ी हुई, खास तौर पे वो सियासी जमातें जिनको यकीन है
सारी दुनिया को यकीन है, पूरे पाकिस्तान को यकीन है कि ये दो पार्टियां, इनमें से एक पार्टी ने आना है, जो कि दोनों के मेहमान भी यहाँ बैठे हुए हैं। इन दो पार्टियों में से भी एक पार्टी ने आना। अच्छा, इन दोनों में से आना है, तीसरी कोई पार्टी नजर नहीं आ रही जिनमें से आना है? अनवर साहब जरा इधर मैं एक जुज़वी सवाल, ये दोनों पार्टी जो रहनुमा इस वक्त बैठे हुए हैं मेरे मौजूद मेहमान, इन्हीं पार्टीज में से वजीर आजम आना है? ये तो फिर कोई और तीसरा नहीं है? वो तो देखे ना, ये तो चीज तय है ना, ये चीज तो तय है ना, आप देख ले। चले आप तजियाकार हैं, जरा और इसको नैरो कर देना। इन दोनों में से किसने आना है? किसकी बात पक्की हो गई है? जिसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है उसकी बात पक्की है, और जो लाडला बना हुआ है उसकी बात पक्की है। मगर आप खुल के बता दें किसकी बात हुई है? दोनों बैठे में दोनों डिफेंड कर रहे हैं, सियासी नैरेटिव है उनकी सियासी जमातों का। आपके पास क्या सोर्सेज हैं, क्या जो है वो इंफॉर्मेशन है? मैं तो अपने जो जर्नली इन सबको ऊपर से देखता हूँ, सारी पार्टियों को, कि किस तरफ कौन किस तरह जा रहा है, क्योंकि हर जो भी पार्टी का शख्स होता है वो अपनी पार्टी को अच्छा समझता है, दूसरी पार्टियों को कमजोर समझता है। ठीक है, वो जमहूरी आदमी है। सारी पार्टियों को सामने रख के बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो जोरों शोर से जो काम चल रहा है कि लोग इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ हो रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के, उनके इंटरव्यू हो रहे हैं। पहले ये वाली चीजें भी इतनी ओपन नहीं बताई जाती कि इंटरव्यू हो रहा है, रोजाना हल्कों के हिसाब से इंटरव्यू चल रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कोई 16 दिसंबर की भी एक डेट रखी हुई है, वो 16 दिसंबर पता नहीं इन्होंने क्यों रखी। भाई साहब, मैडम बता दीजिए इनको, या 15 रख लें या 17 रख लें। और मेरे ख्याल से इलेक्शन की डेट रखी है कि किस चीज की, 16 दिसंबर को अनाउंसमेंट की कोई। अच्छा, तो 16 दिसंबर अच्छी डेट नहीं है। पहले इस 16 दिसंबर को हमारे दुश्मनों ने इस्तेमाल किया 71 में, और फिर दोबारा इस्तेमाल किया इन्होंने APS पे 16 दिसंबर को इस्तेमाल किया। तो आप अपने मियां साहब को बताएं 16 दिसंबर को आगे या पीछे कर लें, ये उसका हिस्सा ना बने, वरना कल को हम कहते रहेंगे कि ये तीनों काम जो दुश्मनों के हैं। 16 दिसंबर तो मैं बता रहा था कि इलेक्शन का बहुत सारे चांसेस हैं। आज मैं मौलाना फजल रहमान को भी सुन रहा था, हाँ। उन्होंने भी काफी इस पे बात की है कि ये इलेक्शन जो है इस तरह मुमकिन नहीं है कि दिन को हमारे इलाके में पुलिस होती है और रात को वहां पे पुलिस ही नहीं होती है, तो हम कैसे कैंपेन करेंगे, हम कैसे कॉर्नर मीटिंग्स करेंगे? तीन लोगों को बहुत सारी मुश्किलात हैं, सियासी पार्टियों को, सियासी पार्टियां इस वक्त मैं पूछ लेता हूं क्या मुश्किल क्या है, माहौल ही नहीं है बिल्कुल। मैं पूछ लेता हूं मुश्किलात क्या है। नवाबजादा इफ्तिखार साहब, अब तो जो है वो जलसे भी शुरू हो गए, बिलावल साहब अगर रूठे भी थे तो मना लिया गया है, अगर नहीं रूठे थे तब भी वो कोयटा आ गए और तमाम चीजें हो गई हैं। इस वक्त पार्टी का नैरेटिव क्या है वो वाजे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि क्या पीपल्स पार्टी ये समझ रही है या ये नैरेटिव बयान कर रही है कि हम अकेले फर्द वाहिदी मेजॉरिटी लेकर जो है वो उभरेंगे 8 फरवरी को, ऐसा ही है? देखिए, हमने कैंपेन शुरू की KPK से, ठीक है, वहां पर भी हमने कन्वेंशंस किए, ठीक है, बड़े वसी पैमाने पे हमारी गैदरिंग्स थी, सारा कुछ था। उसके बाद जहां पर ये बताया जा रहा है कि जी वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, हम तो वहां पर करके आए हैं। हमने क्वेटा में भी किया शो, आपके सामने है, ठीक है। अब इसी हफ्ते से दोबारा हम KPK के मुख्तलिफ अजला में जा रहे हैं, वहां पर हम कर रहे हैं। हमारे लिए तो ये मसला नहीं। और अगर लॉ एंड ऑर्डर का मसला आप ये देखें कि 2008 से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर का मसला जब मोहतरमा को शहीद कर दिया गया, बिल्कुल इलेक्शन हुए फरवरी के अंदर, वो भी तो फरवरी में इलेक्शन हुए थे। इफ्तिखार साहब, ये कौन लोग हैं? इफ्तिखार साहब, ये कौन लोग हैं जो इलेक्शन कराना नहीं चाहते कि इलेक्शन हो? जरा बताएं। देखिए, ये वही लोग हैं जो इलेक्शन से भागना चाहते हैं। कौन? जो इलेक्शन अवाम को फेस नहीं करना चाहते। आप लोग तो कह रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए 8 फरवरी को। जी बिल्कुल, इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, और इसी में मुल्क की बेहतरी है, और इसी तरीके से हम मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। अगर अब आप देखें कि हमारा सेनेट जो है 12 मार्च को आधा सेनेट घर चले जाना है, ठीक है, और चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन ने घर चले जाना है, बिल्कुल तो ये एक और आईनी बहरान खड़ा हो जाएगा। तो इन सब चीजों के लिए, और IMF और बाकी जो हमारे इंटरनेशनल मसाइल हैं, उसके लिए मुंतखब हुकूमत का, मुंतखब हाउस का होना बड़ा जरूरी है। और वो जो डेट
गवर्नमेंट केयरटेकर गवर्नमेंट ने, प्रेसिडेंट ने और इलेक्शन कमीशन ने दी है। हाँ। उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि तमाम तीनों लोगों के तीनों के साइन है, सिग्नेचर है उसके ऊपर, कैसे नहीं हो सकते, कैसे डिले होंगे इलेक्शन? मैं तो ये समझ जी बिल्कुल जी। तो इसकी डिले वाली तो बात नहीं है, और अगर इस पर डिस्कशन जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि वो फिर आप लोग, उन्होंने कहा है कि अपनी बेगमात के साथ बैठ के करें कि होने या नहीं होने, तो टीवी टॉक्स में ये नहीं इन चीजों पे डिस्कस करनी कि ये होना है कि नहीं होना जी। बिल्कुल, और जहां तक बात की आपने बिल्कुल, ये बात भी बड़ा वैलिड पॉइंट है कि उन्होंने भी इस चीज को बड़ा उजागर किया था कि देखें ये चीज ना फैलाई जाए कि इलेक्शन हो रहे नहीं हो रहे, लेकिन कुछ सियासी रहनुमा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये तस्करा कर रहे हैं, ये माहौल क्रिएट हो चुका है, कुछ हल्का बंदियों के ऊपर एतराजात हैं, कुछ जो है वो पिटीशन दायर कर रहे हैं, कुछ एक सियासी जमात है MQM, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध है एजाज अहमद चौहान साहब, उन पर तहफुजात हैं। तो क्या ये वो फजा नहीं है जो हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शन क्या आगे बढ़ जाएंगे अगर यही सब कुछ हो रहा है? तो देखिए, ये मसाइल तो रहने हैं, ये हर इलेक्शन से पहले ये मसाइल होते हैं, हल्का बंदियों पे भी इतराजात होते हैं, पार्टी सुप्रीम कोर्ट में भी जाती हैं, हाई कोर्ट्स में भी जाती हैं, ये कोई मसला नहीं है। हमें असल मसाइल की तरफ आना चाहिए कि इस वक्त जिन मसाइल से मुल्क दो चार है, जिन मसाइल के अंदर मुल्क घिरा हुआ है, तो ये मैं समझता हूँ किसी एक जमात के बस की बात नहीं है कि वो इन मसाइल को हल कर सके, या वो ये सारी चीजें जो है इस दलदल से मुल्क को निकाल सके। उसके लिए तमाम पार्टी को मिलकर बैठना होगा। जिस तरह चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी किया था, इसी तरीके से चार्टर्ड ऑफ पाकिस्तान हमें साइन करना चाहिए, तमाम पार्टीज को मिलकर। उसमें इकोनॉमी की भी बात होनी चाहिए, उसमें अपना जो पॉलिटिकल हमारे मामलात हैं उस पर भी बात करके हमें मुल्क का मुस्तकबिल, मुल्क को सामने रखना चाहिए। आपस के इख्तिलाफात जो हम 30-40 साल से ये करते आए हैं, हमें उस सियासत से बाहर निकलना चाहिए। एग्जैक्टली मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। समीना साहिबा, ये वो जो बयानबाजी हो रही है, बयान दर बयानात दिए जा रहे हैं, मुझे ज़रा आपसे पूछना है, आप सीनियर जो है वो रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की, ज़रा ये बताइए, नवाजुद्दीन इफ्तिखार साहब भी एक सीनियर रहनुमा है, आप दोनों के इख्तलाफात, और इख्तलाफात ही नहीं बल्कि बयानात पर बयानात जो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, इसका बेनिफिशियरी कौन होगा 8 फरवरी को? ये सोचा है कभी? और जरा बता दें अगर हुआ तो कौन होगा? इस वक्त मैं समझती हूँ कि हमें ये तो मेरा ख्याल है कि हमें आदत ही पड़ गई है कि हमें पॉलिटिकल बयानबाजी हम जरूर करते हैं। क्या इस तरीके से हमारी कोई पार्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी? नहीं, पार्टी की वैल्यू जो है, जी पार्टीज की वैल्यूज ये बयानबाजियों से नहीं बढ़ा करती। पार्टीज की वैल्यूज जो है वो लोगों के दिलों में आपकी कारकर्दगी से बढ़ती है। हमें बयानबाजी से परहेज करना चाहिए, और हमें अभी से ही ये फजा ऐसी कायम नहीं करनी चाहिए जिसे कल हम एक दूसरे के साथ फिर मिल बैठे और शर्मसार ना हो। और हमें ये अपनी पुरानी अगर ये रविश है, इसको खत्म करना पड़ेगा और करना चाहिए मुल्क की खातिर। हम अगर सब लोग अपने मुल्क को के लिए ये सारे इकदाम उठाते हैं, सारी सोच विचार करते हैं, तमाम पार्टीज अपने मुल्क के लिए ही करती हैं ना, तो उसके लिए हमें संजीदा होना पड़ेगा। तमाम पार्टीज को एक ही अम्ब्रेला के नीचे भी बैठना होगा और कंबाइन मंसूबा साजी भी करनी होगी। और उसे देखिए समीना साहिबा, एक बात तो है, अगर आप तमाम सियासी जमातें एक बनकर बैठ जाए ना, तो अभी रिसेंटली आप लोगों ने PDM बनाई और उसमें जो आपके अहदाफ थे वो आपने हासिल किए, तो क्यों पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं बैठ सकती तमाम सियासी जमातें एक होकर? नहीं, तो पाकिस्तान के लिए ही PDM बनी थी, और अभी भी मैं समझती हूँ कि अभी भी हमें पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको एक और PDM बनानी पड़ेगी, PDM 2 बन जाए, सब लोग हम मिले। देखे जी, जो दानिश्वर है ना इस मुल्क का, वो उसे अपना हिस्सा डालना चाहिए, वो उन सबको मदऊ करना चाहिए।
और वैसे मियां नवाज शरीफ की आदत भी है, अगर कोई और भी पॉलिटिक्स के अलावा या पार्टी के अलावा मियां नवाज शरीफ के पास ये कौन सा भी ऑनलाइन लेते हैं। मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, मियां नवाज शरीफ के पास ये कौन सा टैलेंट है? ये बार बार कहते हैं, मुख्तलिफ हल्के कहते हैं, मुख्तलिफ नामों से जो है वो पुकारते हैं, लेकिन नाराज लोगों को मनाने का फन कैसे है मियां साहब के पास? ये क्या बात है? नहीं, ये इंसान के अंदर पेशेंस का होना बहुत जरूरी होता है। वो खुद भी वो तो वैसे भी पेशेंट हैं, मरीज हैं, वो पेशेंस उनके पास नहीं है। पेशेंस मीन टॉलरेंस पावर मुझे ज्यादा जी पेशेंट के पास पेशेंस है। पेशेंट ना बनाए उनके अंदर। मैं क्या बना रहा हूँ 16 महीने आप लोगों ने बनाया। पेशेंट बीमार है लंदन में बैठे, इलाज हो रहा है। अभी भी सब लोगों से ज्यादा उनके अंदर टॉलरेंस पावर है, और सब लोगों से ज्यादा उनमें ये पावर है कि किसी को किस तरीके से हमने वजीर आज़म बनाना है। अपना जो रवायती सियासत है वो नहीं करनी, और हमने रिवेंज नहीं लेने। हमें जरूरत ही नहीं है, हमें मुल्क को आगे बढ़ाना है। वो तो सबको कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे। अच्छा, अभी नून लीग खुश है खान साहब भी सलाखों के पीछे। अब तो चेयरमैनशिप भी नहीं है, पीटीआई के पास कोई ग्राउंड नहीं है ऐसा कोई खेलने का। पीपल्स पार्टी को खैर शिकवा है इस चीज का, लेकिन आप लोग खुश हैं? देखिए, मेरी एक बात सुने जी। अब पीटीआई के अंदर जाने से मेरा नहीं ख्याल कि हम खुश हैं। हम तो कहते हैं कि आप पॉजिटिव रहें, आप क्यों अंदर जाएं? क्या जरूरत है? आप मुल्क को डिलीवर करें, क्या जरूरत है आपको अंदर जाने की? हम पॉजिटिविटी चाहते हैं। हम लोगों में, अवाम में हम भी शामिल है। ठीक है, मैं एक सवाल करना चाहूँ। अनवर खुर्शीद साहब, ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे पीटीआई के कलदम करार दिए गए, जरा मुझे बताइएगा जो माजी के अंदर चीजें रही हैं। दूसरी सियासी जमातें यहाँ पर, पीपल्स पार्टी भी है और पीएमएल-एन भी है, कभी ऐसा हुआ है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन इनके भी हुए हों और उसको भी इलेक्शन कमीशन ने कभी चैलेंज किया हो, या फिर वो 70 दिन तक फैसला महफूज रखा, इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद फिर वो फैसला सुनाया गया? कभी ऐसा कुछ हुआ है हिस्ट्री के अंदर? जी, वो असल में ये अगर 3 पार्टियों को देखा जाए, जिसका तहरीक इंसाफ और 2 पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन तीनों पार्टियों में थोड़ा सा फर्क है इंट्रा पार्टी इलेक्शन का। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, वो होते हैं बादशाहत वाले, विरासत वाले। अच्छा, बाप ने बेटे को दे दी, बाप ने बेटी को दे दी, भाई ने भाई को दे दी, उस भाई को दे दी। इसमें कितनी सदाकत है? इसमें कितनी सदाकत है? वो लंदन से एक स्क्रिप्ट आता था, ओहदे बढ़ जाते थे, या ये कयास सराइयां हैं, या ये कयास सराइयां हैं? बिल्कुल वो ऐसे चलता था। यहाँ पे पार्टी हुई है, उसमें पार्टी के इलेक्शन हुए, उसके अंदर एक आम सा बंदा जो था, कारकुन था, उसको उन्होंने चेयरमैन बना दिया। अब इसके ऊपर उन्होंने लॉन्च कर दिया एक वो बंदा जिसको पार्टी से निकाला गया, अरसा दराज हो गया है, और उसको लॉन्च करके उसकी एप्लीकेशन लेके, तो वो ये तो ना खेलने देने वाली बात है। अभी ये हो जाएगा, थोड़ी देर बाद कुछ और मसला हो जाएगा। तो ये तो बच्चे को चीजें समझ आ रही है ना कि उनके साथ जो कार्रवाई चल रही है, तो वो तो इसके ऊपर तो अगर बल्ले का निशान भी खतरे में है। छोड़ें बल्ले के निशान को, मैं जो बात करूं, अगर ये सियासतदान है, 2 नाम मैं ले रहा हूं, एक आसिफ अली जरदारी और दूसरे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अगर ये सही सच्चे सियासतदान है और मुल्क कौम के खैर ख्वाह, तो ये इसके अगेंस्ट चले जाएं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है ये सही हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने भी ऐसे कराया है। पहली बात। दूसरी बात, अगर इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया गया है तो ठीक है, इसी तरह इनके जो हुए इलेक्शन है उनको भी कलअदम करार दिया जाए कि वहां पे तो, यहाँ पे तो फिर कोई कबूल है की बात हुई है, वहां पे तो ये भी नहीं होता। वहां पे उधर बैठे थे आपके सीनियर सैदी रहनुमा। नहीं, ये क्या है अनवर साहब, ये क्या है? कबूल है क्या निकाह पढ़ा दिया गया है? बहरहाल आई थिंक जो है वो कोई टेक्निकल इशू की वजह से जो है वो ठीक है, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश की जाए।
और इस वक्त सवाल यहाँ पर यह है कि जो बात की जा रही है इंटर पार्टी इलेक्शन की, और इंटर पार्टी इलेक्शन में हमने ये देखा कि 70 दिन के बाद फैसला जो है वो सुनाया गया और फिर उसके बाद कलअदम करार दिया गया। फिर हमने देखा कि साबिक चेयरमैन इमरान खान दस्तबरदार हुए, फिर एक और नई शख्सियत को नामज़द किया गया, फिर बैरिस्टर साहब को जो है वो पार्टी का चेयरमैन बनाया गया और फिर उसके बाद एक नई जंग छिड़ चुकी है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि जो पीपल्स पार्टी है उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर है पीटीआई के साथ। ऐसा क्यों है? माजी के अंदर ऐसा नहीं होता दिखाई दिया। हमने पीडीएम के अंदर भी यही देखा कि पीडीएम की जो सियासी जमात थे उसके अंदर मिलकर जो है वो उभरी थी, उसमें यही मौक़िफ़ था कि इमरान खान जो कि मुल्क के वज़ीर आज़म थे उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो लाई गई थी और उस तहरीक के बाद हमने ये देखा वो तहरीक कामयाब हुई। तब ये तमाम सियासी जमातें एक होकर बैठी थी। अभी रिसेंटली, माजी कदीम नहीं, माजी करीब की ही बात है। तो अब ऐसा क्या हो गया कि बाबाओं को सियासत नहीं करनी चाहिए, या फिर बिल्ली शेर जो है वो बिल्ली बन गई थी, या फिर बिलावल जो है वो इमेच्योर हैं। दूसरी जानिब से ये कमेंट्स आ रहे थे, अगर बिलावल इमेच्योर थे तो फिर आपने पीडीएम का हिस्सा बन के नून लीग ने क्यों जो है वो वजारत उज़्मा खुद रखी और वजारत खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को दी? किसी और शख्स को दी जाती अगर वो इमेच्योर थे। और अगर ये तमाम बाबे थे तो फिर शहबाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा क्यों दी गई? पीपल्स पार्टी क्यों इस पर राजी हुई? एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, वक्फे से वापस आकर इसी